शिक्षक और एक कवि, इनकी शुरुआत कैसे हुई? कि कृष्ण होते अगर, राम होते अगर, अच्छा, आपको याद है कि आपकी पहली कविता कौन सी है? कोई हो नहीं सकता यहाँ इंसानों के मन में जहरीले नाग बैठे हैं। विचार ऐसा भी हुआ कि यदि हमें समाज को जागृत करना है तो हमें अच्छी कविताएं लिखना होगी और उन्हें पढ़ना होगा। कहीं ना कहीं परिवार को छोड़ना भी पड़ता है। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, तो हमें असफल भी होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा उलझी, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। माता पिता ऐसे कौन सी गलती कर रहे हैं? प्रेम की राह में न कोई बाधा बने, तो प्रेम तो वैसा होना चाहिए कृष्ण और राधा जैसा। तो नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमसे जो इस पॉडकास्ट में चर्चा करने आए हैं वह अपने शिक्षा के माध्यम से और अपनी कविताओं के माध्यम से समाज और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। मैं स्वागत कर रहा हूं हमारे आज के अतिथि श्रीमान ब्रजेश पटवारी जी का। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत आपका, और आपने आपका कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक शिक्षक और एक कवि, इनकी शुरुआत कैसे हुई? मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं ना कहीं शिक्षक समाज को शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, और कवि अपने कविताओं के माध्यम से मानवीय मूल्यों, संवेदनाओं और अपनी जो कल्पनाशीलता है उसके माध्यम से समाज को जागृत करने का काम करता है। एक शिक्षक में कवि कैसे आ गए? क्योंकि आप तो पहले एक शिक्षक हैं, उसके बाद आपने कविताएं पढ़ना और लिखना चालू करी है, तो एक शिक्षक के चलते एक कवि कैसे आपके अंदर, किस चीज से आप तो प्रेरित हुए कि आपने कविताएं चालू करी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है कि शिक्षक के अंदर एक कवि कैसे आ गया। तो मेरा मानना है कि शिक्षक जो होता है वो चिंतनशील होता है, और चिंतन करते करते और कहीं ना कहीं समाज में कुछ विभिन्न घटनाओं को या विचारों को देखते हुए उसके अंदर भी एक कल्पना जागृत होती है, और जब वह कल्पना जागृत होती है तो कहीं ना कहीं वह एक कविता का रूप लेती है। मेरे बारे में मैं कहूँ तो मुझे कविताओं लिखने का शुरू से ही शौक रहा है, और विशेष करके हम लोगों ने भी हिंदी साहित्य में बहुत अच्छे अच्छे लेखकों को, साहित्यकारों को, कवियों को पढ़ा है, तो उनसे प्रेरित होकर के मैंने भी कविताएं लिखना शुरू की। ये कॉलेज टाइम से आपने स्टार्ट कर दिया था? लगभग लगभग जब हायर सेकेंडरी में था उसी समय मैंने कविताओं का शुरू प्रारंभ कर दी थी, और लिखना भी शुरू किया था, और कहीं ना कहीं छोटे स्कूल विद्यालयों के मंच पर पढ़ना भी प्रारंभ कर दिया था। अभी तक कितनी कविताएं लिखी होगी आपने? देखिए, मेरे पास कविताएं तो बहुत सारी है, मुक्तक है, छंद हैं, और राम गीत हैं। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं हम लोग समय समय पर लिखते रहते हैं, और विषय यदि करंट विषय कोई आता है तो उस पर भी हम कविताएं लिख देते हैं। अभी ऐसी कोई कविता आपकी, जहाँ कहीं भी आप जाते हो तो आपके जो चाहने वाले हैं, शुभचिंतक है, वो आपको बोलते हो कि सर एक बार वो कविता हो जाए, जो लोगों को बड़ी पसंद आती हो? जब भी मैं किसी मंच पर गया हूँ या किसी कार्यक्रम, किसी काव्य गोष्ठी में गया हूँ, तो वो कविता अवश्य मुझसे कहते हैं, और मैं पढ़ता हूँ उस कविता को, और मैं आपको वो कविता सुना देता हूँ कि कृष्ण और राम यह तो हमारे आराध्य देव हैं, और त्रेता युग और द्वापर युग में तो ये थे, किंतु वर्तमान में होते और इस धरा पर देखते तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य होता कि मैंने जिस मानव को बनाकर भेजा आज उसकी हालत कैसी है। तो उस पर मेरी एक कविता है। बिल्कुल बिल्कुल, हो जाएगा। कि कृष्ण होते अगर, राम होते अगर, देखते इस धरा को क्या हो गया, यह मानव ही मानव का बैरी बना, जो बनाया था मानव कहाँ खो गया। कृष्ण होते अगर, राम होते अगर, देखते इस धरा को क्या हो गया।
बहुत बढ़िया, ये कब लिखी सर आपने? ये कविता, ये मान के चलिए कि कम से कम इस कविता को लिखे हुए मुझे 5 वर्ष से अधिक हो गए हैं। और ये कविता कोरोना काल के आसपास की लिखी हुई है। जब मैंने देखा कि देखिए एक कोरोना काल में किस प्रकार से मनुष्य की हालत खराब हुई थी, उस समय इस कविता को मैंने लिखी है। अच्छा, आपको याद है कि आपकी पहली कविता कौन-सी है? हाँ, 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 बिल्कुल। मेरी जो पहली कविता है और मेरी पहली जो कविता थी, वो एक मुक्तक था और मैंने उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा था और मैं आपको सुना भी देता हो हूँ, जाए सर, हो जाए। है ना? कि कोई चंदन पे लिपटा है, कोई चंदन लपेटे है, क्या बात है! कोई विष मुंह में लिए बैठा, कोई विष तन में समेटे है। यहाँ इंसान सा जहरीला कोई हो नहीं सकता, यहाँ इंसानों के मन में जहरीले नाग बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है! शिक्षक और एक कवि दोनों को साथ में चलाना बहुत मुश्किल होता है। अभी कभी जीवन में आपके साथ दौर आया कि यार मैं कविता को छोड़ दूं या इसको अभी कुछ समय के लिए मैं बंद कर दूं? हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे दौर आया है, ऐसा दौर आया ज़रूर है। क्योंकि होता क्या है कि शिक्षक का काम है शिक्षा देना, अपने निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा पूरा करना। करना। वहाँ बच्चों के बीच की व्यस्तता और साथ में इधर मंचों पर आजकल जो शुद्ध साहित्य होना चाहिए, वह आप जानते हैं कि वह आजकल है नहीं। क्योंकि जो कविताएँ हैं, वो तो अब नगण्य होती जा रही है और फूहड़ तरीके के चुटकुले हुए या कुछ ऐसी कविताएँ हैं जिससे कि जनता को भी बड़ा आनंद आता है। इस तरह की जुगलबंदियां जुगलबंदियाँ होती है। इस प्रकार से भी मन कहीं न कहीं फिर खट्टा होता है। तो मन तो आया, लेकिन विचार ऐसा भी हुआ कि यदि हमें समाज को जागृत करना है, तो हमें अच्छी कविताएँ लिखना होगी और उन्हें पढ़ना होगा। एक शिक्षक और एक कवि दोनों का कैसे तालमेल बनाते हैं आप? क्योंकि एक तरफ शिक्षा जहाँ आपकी ड्यूटी है, वो काम भी आपका सबसे पहले है, और सेकंड कविताएं करना है आपको, ये एक तरह से आपका एक शौक भी है, और साथ ही परिवार भी। तो ये तीनों चीजें कैसे मैनेज करते हैं आप? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शिक्षक और कवि एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि शिक्षक भी चिंतन करता है और कवि भी चिंतन करता है और चिंतन से ही उसमें फिर निखार आता है। अब आपने बात कही परिवार की, तो यदि हमें समाज को कुछ देना है, तो परिवार को समय देने के साथ-साथ कहीं न कहीं परिवार को छोड़ना भी पड़ता है और समाज को जागृत करने के लिए यदि हम शिक्षक हैं और शिक्षक के साथ में कवि हैं, तो ये हमारे अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम समाज को जागृत करने के लिए अच्छा ज्ञान भी दें और अच्छी कविताएँ भी दें। जब आपने कविताएं स्टार्ट करी या आपने सोचा कविता करने का, तब परिवार का क्या रिस्पॉन्स था? क्या उन्होंने सपोर्ट करा? क्या उन्होंने बोला? बहुत सारी चीजें होती है, स्टार्टिंग में नेगेटिव बोलते हैं, तो कैसा क्या माहौल था घर पर, क्या बोलना? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल अच्छी तरह सहमत हूँ। होता है ऐसा, इसमें कई बार क्या होता है कि हम लोग रात्रिकालीन मंच होते हैं और रात को कहीं कविता पाठ करने जाना और सुबह-सुबह वापस लौट रहे हैं, तो एक परिवार में भय तो रहता है कि आप रात में जा रहे हैं, आ रहे हैं। वैसे तो परिवार का सपोर्ट अच्छा खासा रहा, किंतु उनके मन में एक भय भी रहता है, तो वो मुझे प्रोत्साहित भी करते हैं और कहीं न कहीं मुझे अम, वो एक शिक्षा भी देते हैं कि आप समय से घर आइए और बच्चों पर भी ध्यान दीजिए और परिवार पर भी ध्यान दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 20 साल हो गए मेरे हिसाब से। हाँ, मुझे 20 वर्ष हो चुके हैं। 20 वर्ष हो गए। इन 20 वर्षों में कि बच्चे शिक्षा के ज्ञान के पीछे ना भागकर नंबर के पीछे भाग रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? निश्चित तौर पर आजकल के जो बच्चे हैं, वह नंबरिंग के पीछे भाग रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास कौशलता नहीं है, तो आप नंबर कितने भी ले आइए। अगर आपके पास कौशल है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास स्किल्स है, Skills। तो आप कहीं न कहीं किसी भी फील्ड में अच्छा काम कर जाएँगे।
अन्यथा आपके पास आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत नंबरिंग लिया है, और डिग्रियां भी ले तो लिया डिग्री भी ले ली यदि आपने, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसका कोई ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला आपको नहीं। डिग्री ये केवल आपको काम दिला सकती है, आपने। किंतु आपकी जो स्किल है, आपकी जो कुशलता है, वह आपको किसी भी फील्ड में अच्छे से काम दिला सकती है। जो कि आप एक शिक्षक भी है, कवि भी है, इतने साल के अनुभव से के हिसाब से अगर आज के युवा को और खासकर जो स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको कोई सीख देना चाहते हैं आप? निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, विशेष करके आज की युवा पीढ़ी बहुत जल्दी कुछ हासिल करना चाहती है, पाना चाहती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़ एकदम से हासिल नहीं होती। उन्हें एकदम सफलता के पीछे न भागते हुए अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आपको पता है कि गीता में लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, आपको फल प्राप्त नहीं होगा। तो मैं तो आने वाली जितनी भी हमारी युवा पीढ़ी है, उनसे यही कहूंगा कि आप अपना कर्म करते रहिए, फल आपको अपने आप प्राप्त है। सफलता त्याग मांगती है। निश्चित तौर पर आपका इस बारे में क्या कहना है? निश्चित सफलता त्याग मांगती है, और मेरा ऐसा मानना है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको त्याग तो करना पड़ेगा। त्याग किस चीज का? त्याग उस चीज का कि जैसे मुझे शिक्षा के क्षेत्र में सफल होना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं मुझे उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, उन वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा जिससे मेरा नुकसान हो रहा हो। जैसे आप देख रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा उलझी हुई है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो उलझ गई है। वो किताब नहीं पढ़ती है, और मेरा ऐसा मानना है कि जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान और बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को आपको त्याग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरी तरह त्याग करें, कहीं ना कहीं हम उसे एक्सेप्ट भी करें, अपनाएं भी, लेकिन ऐसा नहीं कि 24 घंटे उसी में लगे हुए हैं हम। इस आधुनिक युग में जी लोग कहीं ना कहीं अपनापन, जी एक परिवार का प्रेम खोते जा रहे हैं। जी क्योंकि अगर चार व्यक्ति जहाँ बैठते हैं वो आपस में बात ना करते हुए मोबाइल निकाल लिया, रील स्क्रॉल कर रहे, वीडियो देख जी। रहे हैं, तो ये कितना घातक हो सकता है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा ही घातक है। ये तो आपने भी देखा होगा कि कहीं शादी ब्याह में हमारे बच्चे जाते हैं और वह ग्रुप में बैठने के बजाय वो अकेले कुर्सी पर बैठते हैं और मोबाइल चलाते रहते हैं। अक्सर हमने सभी को देखा है, चाहे वह माता पिता हो या बच्चे हों। तो ये तो घातक है, क्योंकि परिवार में हो या समाज में हो या हमारे जीवन में हो, संवाद बहुत जरूरी है। अगर आप संवाद कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर संवाद से ही सारी समस्याओं का हल निकलता है। बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो किसी चीज के लिए जिद करते हैं, हाँ। रोते हैं, माता पिता बिजी रहते हैं तो बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। जी। तो कि क्या आपको लगता है कि ये मोबाइल देना बच्चे को, उसको चुप कराना है या उस बच्चे के जीवन से खेलना है? नहीं, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती माता पिता की ये है कि यदि बच्चा खाना नहीं खा रहा है या बच्चा रो रहा है तो उसको मोबाइल दिया मोबाइल जाता दे है। देता है। यह सबसे घातक है, सबसे खतरनाक है, क्योंकि आप उसे पर्टिकुलर एक आदत डाल रहे हैं। बड़ा होकर भी वो क्या करेगा कि खाना खाते समय उस मोबाइल को ही चलाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत घातक है। इससे बच्चे के मानसिक स्थिति और मानसिक विकार उसमें उत्पन्न हो सकते हैं। बड़ा परिवार रहता है, जॉइंट फैमिली, उसको बनाए रखने के लिए क्या विचार है आपके कि उस परिवार को देखिए, कंटिन्यू बना रहे? एक परिवार को, बड़े परिवार को एकजुट बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो उस परिवार में अनुशासन होना, एक मर्यादा होना और संवाद होना, इन चीजों का बहुत आवश्यक है। यदि ये तीनों चीजें नहीं है तो कहीं ना कहीं उस परिवार में फिर बिखराव आता है। पहले के जमाने में और अभी के जमाने में जो प्रेम था, वो प्रेम है क्या? वो प्रेम क्या है? आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। देखिए, प्रेम शब्द ही शाश्वत है। मेरा ऐसा मानना है कि आपने सतयुग से लगा के हम कलयुग में आ गए हैं, तो मैं अपनी बात इन 4 पंक्तियों के माध्यम से रख दूंगा कि प्रेम की राह में न कोई बाधा बने, प्रेम का हो अनुबंध तो आधा आधा बने, कलयुग में प्रेम हो
द्वापर की तरह कृष्ण कोई बने, कोई राधा बने, कृष्ण कोई बने, कोई राधा बने। तो प्रेम तो वैसा होना चाहिए कृष्ण और राधा जैसा। शिक्षा क्यों जरूरी है सर? हाँ, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षा क्यों जरूरी है। शिक्षा इसलिए जरूरी है कि यदि व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वह समाज को नहीं पहचान पाएगा, वह अपने अच्छे और बुरे को नहीं पहचान पाएगा, वह सफलता और असफलता को नहीं पहचान पाएगा, वह अनुशासन और अनुशासनहीनता को नहीं पहचान पाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा बहुत जरूरी है उसके जीवन में, जिससे कि वह अपना शिक्षा के थ्रू अपना जीवन यापन भी कर सके और अपने जीवन को सुचारू ढंग से वो चला भी सके।